Assalamu alaikum, dear participants. I hope you are all in very good health and all are okay. Please respond me if you hear me. There are 11 participants. Okay. It is very important time to prepare the chemistry paper because when there is a target front of us, the preparation will take a speed. जब हमारे सामने एक टारगेट आ जाएगा तो हमारे प्रेपरेशन के स्पीड और स्कोप बढ़ जाएगा। तो चूंकि एक एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है तो हम फास्ट ट्रैक पे इसको लेकर चल रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक जैसा कि शेयर किया गया पहले हमारे पास आज हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स को जो है वो करना है, डिस्कस करना है। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया करते हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट में अक्सर और बेशतर क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम उसको डिफरेंट थ्योरीज को हमने डिस्कस करना है और उसके साथ थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स को भी साथ ही डिस्कस करते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे जो है बुक पे लिखा हुआ है कि हमारी डेली लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंट है कि हर जगह हम ये एसिड्स यूज करते हैं। हमारे फूड में भी एसिड्स का किरदार है, इसके अलावा फ्रूट्स में भी एसिड्स मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ जो है वो आप जनरल एसिड्स जो है वो आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सा फ्रूट या जो नेचुरल प्रोडक्ट है उससे कौन सा एसिड आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर जो फर्मेंटेशन सिरका है, विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड होता है। अब सिंथेटिक विनेगर तो सिर्फ एसिटिक एसिड की का सोल्यूशन बना के किया जा सकता है, लेकिन पहले लोग विनेगर जो है फर्मेंटेशन से प्रिपेयर करते थे। तो फर्मेंटेशन से प्रिपेयर्ड जो विनेगर था उसमें एसिटिक एसिड मौजूद होता था। इसके अलावा हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें भी एक एसिड मौजूद है। इसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे फास्फोरिक एसिड भी यूज होता है और वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। ग्रेप मैलिक एसिड होता है जनाब, एप्पल में मैलिक एसिड है और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड है। और जो सोर मिल्क होता है, फटा हुआ दूध जिसे कहते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड का वो सोर्स है। ठीक है जी। कुछ बेसिस में हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा हम सफाई के लिए मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसको आप हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेसिक पॉइंट समझ लें कि जो वो सब्सटेंसेस जो कि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे वो एसिड्स हैं और वो OH आयन जो प्रोवाइड करेंगे वो बेसिस हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो आर्हेनियस एसिड्स की दी गई। आर्हेनियस बेस जो है वो OH जो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी है। इसकी लिमिटेशन में भी यही है कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम में जो स्पीशीज हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि वो एसिड्स हैं, बेस हैं, और जिनमें वो हाइड्रोजन या OH नहीं होंगे उनकी एसिडिटी और बेसिक करेक्टर को वो एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये SO2, SO3, NO2 ये एसिडिक नेचर रखते हैं, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को जो बाज़ जहाँ पे H और OH इन्वॉल्व नहीं होते वहाँ पे उसको एक्सप्लेन नहीं करता कि जैसे कि अमोनिया में OH आयन तो नहीं है लेकिन ये बेस है। HCl में जो है वो हाइड्रोजन आयन मौजूद है, तो इसकी न्यूट्रलाइजेशन कैसे H और OH का जो है वो कैसे रिएक्शन हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हम ये भी करते हैं कि हाइड्रोजन आयन रिएक्ट विद OH आयंस टू फॉर्म वाटर, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, लॉरी ब्रॉन्स्टर थोड़ा सा इसमें इम्पोर्टेंस है आर्हेनियस के निस्बत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड रेंज को कवर करता है। तो इसमें एसिड ऐसी सब्सटेंस को कहा गया जो कि प्रोटॉन डोनर है और बेस ऐसी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है या प्रोटॉन कबूल कर सकती है।
तो इस हवाले से जिनमें पहले से हाइड्रोजन नहीं है वो भी एसिड का किरदार अदा कर सकते हैं कि वाटर में जाके किसी ना किसी तरीके से प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स ये रही हैं। मॉलिक्यूलर, अब इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को भी एसिड और बेस जो है वो एक्सप्लेन करता है, और आयंस को भी। जैसे कि ये आयनिक एसिड है अमोनिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। वाटर हाइड्रोनियम आयन भी एसिड है। बाइसल्फेट आयन भी एसिड है। बाइसल्फाइट आयन, ये HSO3 बाइसल्फाइट आयन होता है। मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो कि बेसिस हैं, बेसिस जो कि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन इस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो लोन पेयर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसलिए हवाले से ये सारी की सारी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर हैं, ये बेसिस हैं। आयनिक सब्सटेंसेस जो कि बेसिक होंगे ये भी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर सकती हैं। ये वाटर बना लेगा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा, उसके साथ मिलकर ये बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बना लेगा। तो इस थ्योरी के मुताबिक प्रोटॉन ट्रांसफर इज एसिड बेस रिएक्शन। और अमोनिया, जिसको आर्हेनियस थ्योरी के थ्रू हम बेस जो है वो नहीं साबित कर सके, ये इसके थ्योरी के वो बेस साबित हो जाता है कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा कॉन्जुगेट एसिड बेस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें इतना याद रख लें कि जब भी कोई एसिड प्रोटॉन लूज करता है उसके बाद जो स्पीशी बनेगी वो प्रोटॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि उसमें से प्रोटॉन लूज हो गया, वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और बेस जब प्रोटॉन गेन कर लेता है उसके बाद जो स्पीशी बनेगी वो उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये इतने याद रख लें। एमसीक्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि फलां एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। मिसाल के तौर पे HClO3 है, एक एसिड है। तो ये जैसे प्रोटॉन लूज करने के बाद आयनाइज होगा तो ClO4 क्लोरेट आयन इसका जो है वो इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। एक इसमें आपने याद रखनी है इसका रिलेशनशिप, कोई भी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसा होता है कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, वो H आयन आयोनाइज होता है वाटर में। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसका मतलब है कि वो आसानी से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है और उससे बनने वाला जो आयन एनायन है वो उतना ही स्टेबल होगा। तो एनायन अगर खुद स्टेबल है इसका मतलब उसको हाइड्रोजन आयन की जरूरत नहीं है। तो वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है, इसलिए उसको हाइड्रोजन आयन की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत आसानी से गेन नहीं करता, तो हम कहते हैं वो वीक बेस है। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एनायन उससे बनने वाला स्ट्रॉन्ग वो होगा, क्या कहते हैं, स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा तो उसको प्रोटॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो अट्रैक्ट कम करेगा प्रोटॉन को, तो वो वीक बेस कहलाएगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक, ये याद रखने की बात है। और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये आगे बेसिस की भी एग्जांपल्स हैं। तो ये देखिए, अगर वीक एसिड्स हैं जैसे कि HFF फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये वीक एसिड है लेकिन इसके कॉन्जुगेट बेसिस जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, मॉडरेट होंगे और नीचे वाले बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ये वीक एसिड है लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह ये बहुत वीक एसिड है नीचे वाले, तो इनके कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, केटाइंस एज अ ब्रोंस्टेड एसिड, केटाइंस जो है क्यों ब्रोंस्टेड एसिड कहलाते हैं? वो इसलिए कि ब्रोंस्टेड एसिड वो है जो कि प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स केटायन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होता है, तो जैसे ही वो आगे नीचे जाकर रिएक्शंस भी इसके मौजूद हैं। ये देखिए, ये केटायन है अगर बिस्मथ हाइड्रा ऑक्सी अपना हेक्सा एक्वा बिस्मथ, ये कॉम्प्लेक्स आयन है एक। तो जब ये इसको आयोनाइज होगा तो ये वाटर जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा जी, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये बेस एक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन देने वाला है, ये है एसिड। तो इसकी जो है वो आयनाइजेशन, एक वाटर मॉलिक्यूल जिस जो इसके अंदर मौजूद है वो आयनाइज हो जाएगा। इसकी के वैल्यू ये है, काफी स्ट्रॉन्ग इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। ये इसके कॉन्जुगेट बेस बन गए। जिंक टेट्रा एक्वा जिंक जो है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन की बात हो रही है, जो कि ये जो अमोनियम आयन भी है, ये अमोनियम आयन भी प्रोटॉन डोनर होता है। तो ये भी क्या है, एक ब्रोंस्टेड एसिड है। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि सारे के सारे ब्रोंस्टेड बेसिस जो है वो
आर्सेनिक बेसिस भी हैं। आर्सेनिक बेसिस सिर्फ OH वाले हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेसिस जो है वो बाज़ का उसमें OH प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे कि ये एग्जांपल कार्बोनेट। अच्छा, जैसे जैसे अगले कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीवस कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस का। ये बिल्कुल सिंपल इसको डेफिनेशन कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो बेसिस। अच्छा, इसमें आपने जरूर याद रखना है निशानियां क्या हैं, ये लीवस एसिड कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो याद रखें बेटा, लीवस एसिड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट जिनका कंप्लीट ना हो। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो या उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आके रिजाइड कर सकता है, या वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। अब जितने भी थर्ड ग्रुप के जितने भी हेलाइड्स और फ्लोराइड्स हैं, हेलाइड्स और हाइड्राइड्स थर्ड ग्रुप के, ब्रोन है, वो सारे के सारे एज अ लीवस एसिड काम करते हैं। सेकंड ग्रुप के हेलोजन हेलाइड्स जो है, बेरिलियम हेलाइड वो भी, और बोरोन हाइड्राइड, ये सारे के सारे लीवस बेस के तौर पे काम करते हैं। क्यों? बोरोन के पास वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बावजूद उसके वैलेंस शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, वो 6 हैं। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की मजीद कमी इसको महसूस होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये लीवस बेस एसिड है। तो लीवस बेस कौन सा होगा? ये बहुत सारे एग्जांपल्स दी हैं इसने। लीवस एसिड है। अच्छा, लीवस बेस क्या है जी? लीवस बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो आप याद रखें, लीवस बेस वो होंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर मौजूद होगा, और लीवस एसिड्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने, अगर आप कुछ याद रख लेंगे तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीवस एसिड या लीवस बेस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लीवस एसिड और बेस अगर हम बात करें तो मिलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लीवस एसिड बेस रिएक्शन जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसके दौरान एक अडक्ट बनता है। अडक्ट कैसे कहते हैं? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, या एक क्या कहते हैं, कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई आयन किसी एक सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, उसको अडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये लीवस एस जो एसिड बेस रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर है, जो जिसके नतीजे में अडक्ट बनता है। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है, BF3 कैसे, BeF2 कैसे लीवर स्पेस के तौर पर काम कर रहा है। फ्लोराइड आयन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फ्लोराइड आयन एज अ एसिड काम करेगा, और ये एज अ एसिड काम करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रा एज अ बेस काम करेगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोक्सल आयन भी एक लीवस बेस के तौर पर काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। अच्छा, इसकी शराइत पीछे हमने बताई हुई है कि या वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा या वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम गैलियम क्लोराइड। तो ये मिर्जा साहब का फोन आ गया बीच में, जरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं सर क्लास ले रहा हूँ। आपको आपने ग्रुप में देखा नहीं आपने? अच्छा, इस ग्रुप में नहीं आपने देखा, इसका मतलब। अच्छा, हाँ चलें उधर से ले। जी पार्टिसिपेंट्स, आप सुन रहे हैं? यस सर। अच्छा, ओके। तो ये डिस्कशन हमारी जारी है जनाब लीव एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ल्यूइस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट का जो प्रोडक्ट होता है उनके रिएक्शन का, वो एक अडक्ट होता है या एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। एल्यूमिनियम जो है 13 एटॉमिक नंबर है, तो इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आता तो डी ऑर्बिटल भी इनमें, जैसे कि सिलिकॉन और टिन है, यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। और ये जो क्लोराइड आयन या जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे।
उसके बाद सिंपल केटायंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल कोई ना कोई मौजूद हो, वो भी लीविस बेस के तौर पर एसिड के तौर पर काम करते हैं। ये उनकी सारी एग्जांपल्स हैं। सिल्वर आयन, सिल्वर आयन अगर सिल्वर की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, कॉपर में भी मौजूद है। पॉजिटिव 2 की सूरत में जब जाता है तो डी में से इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाता है, कैडमियम। तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स साइंस की एग्जांपल दी हुई हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पीछे हमने बात की है ट्रांजिशन मेटल्स में, तो ट्रांजिशन मेटल्स एज अ लीवर्स एसिड्स काम कर रही होती हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस की सूरत में हो या एटम्स की सूरत में हो, और जो लिगेंड्स होते हैं वो हैं तो लीवर्स बेसिस होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस लिगेंड्स आर, लीवर्स एसिड हो सकता है, लीवर्स बेस हो सकता है, या एम्फोटेरिक हो सकता है, आर्हीनियस एसिड या आर्हीनियस बेस हो सकता है। इसका भी क्वेश्चन इसके बारे में आ सकता है। तो ये बहुत सारी और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जिनसे एडप्ट बन रहा है, तो इनको आपने थॉरोली जरा देख लीजिएगा। अच्छा, अब एलिमेंट जो है विच है सेक्सटेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने वैलेंस शेल में, वो भी क्या कर सकते हैं जनाब, एक्ट कर सकते हैं लीवर्स बेसिस के तौर पर। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास है सल्फाइड आयन SO3 नेगेटिव। तो एक ऐसे एटम्स जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन पे किसी आयन से ले लेते हैं। अब ये सल्फाइड आयन सल्फेट आयन कैसे बनता है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन पेयर अब ऑक्सीजन ने तो अभी किसी के साथ शेयरिंग नहीं की इलेक्ट्रॉन की, तो अब इससे के पास अगर एक ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद है, 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो पूरा का पूरा पेयर इस सल्फाइड आयन से वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस सूरत में ये ऑक्सीजन जो है वो लीविस एसिड के तौर पर काम करेगी और ये सल्फाइड आयन लीविस बेस के तौर पर काम करेगी। तो बहुत सारे ये तफसील से लीविस एसिड बेस यहाँ पे डिस्कस किया गया, सारे के सारे हमने। अब यहाँ पे भी सल्फर भी कर सकता है। यहाँ पे थायोसल्फेट आयन कैसे बनता है कि एक सल्फाइड आयन है SO3, तो एक सल्फर उसके साथ मजीद अटैच हो जाएगा, तो ये S2O3 बन जाएगा, जिसको थायोसल्फेट आयन कहते हैं। थायोसल्फेट ऐसे कि यहाँ पे चौथा जो सल्फेट में 4 ऑक्सीजन होते हैं ना, तो चौथे ऑक्सीजन की जगह जब सल्फर आ जाएगा तो थायो सल्फर के लिए यूज होता है, इसलिए इसको थायोसल्फेट कहते हैं। तो ये भी आ सकता है इन थायोसल्फेट फॉर्मेशन सल्फर एक्ट एज, ये आप याद रखेंगे कि लीवर्स एस्टर के तौर पर काम कर रहा है, सल्फाइड आयन लीवर्स बेस के तौर पर। अच्छा, इसमें भी ज़ाहिर लिमिटेशंस हैं। इसमें स्ट्रेंथ के बारे में कोई पता नहीं चल रहा कि स्ट्रेंथ क्या है, एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा साल्ट फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सिंपल आर्हीनियस एसिड्स हैं या आर्हीनियस बेसिस हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं करता कि वो कैसे लीवर्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड या बेस हो सकते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन इसके मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो कि आमतौर पर स्लो प्रोसेस है। तो एसिड बेस के फास्ट रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं, लेकिन पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उनमें वो उनकी वाज़ेह तौर पर कोई निशानदेही नहीं की गई कि ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं। तो ऑक्साइड्स को एसिडिक या बेसिक में कैटेगराइज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है लक्स फ्लड थ्योरी या लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो इसके मुताबिक क्या है जनाब कि जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है, ये देखें, ये मॉडर्न ऑक्साइड पे आ जाता है। एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयंस, वो क्या होता है, एसिड होता है। एसिड इज सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द ऑक्साइड आयन, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और ऑक्साइड आयन डोनर जो है वो बेस है। जैसे कि इसमें देखो कि ये ऑक्सीजन ये सिलिका को दे रहा है ताकि CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बन रहा है, तो SiO थ्रू ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये एसिड के तौर पर काम कर रहा है, और ये ऑक्साइड आयन दे रहा है इसलिए बेस के तौर पर काम कर रहा है। तो इसमें ऑक्साइड आयन की ट्रांसफर है एक से दूसरी जगह पे। यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर के साथ आ जाए, लेड सल्फेट बनता है, तो लेड ऑक्साइड जो बेस है, क्योंकि ऑक्साइड आयन इसको दे रहा है और ये एसिड है, ये ऑक्साइड आयन कबूल कर। तो ये भी याद रखें कि ये जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड अपॉन, एक तो ये ऑक्साइड्स को डिसाइड करता है कि एसिड्स हैं या बेसिस हैं, ऑक्साइड्स आपस में जब रिएक्शन करते हैं। दूसरा ये है कि ये ऑक्साइड आयन की ट्रांसफर को एसिड और बेस रिएक्शन करार देता है।
अच्छा, जो यूसानोविच कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे आप समझ लें कि तमाम कॉन्सेप्ट को उसने यकजा कर दिया यूसानोविच। तो एसिड क्या चीज है, ये देखें जी, 3 बातें उसने बताई हुई हैं। रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, गिव अप केटाइंस, केटाइन जैसे कि ब्रॉन्स्टेड में कहा कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो केटाइन की एग्जांपल है। और टेक अप द एनाइन, और ये इसको बताया गया क्योंकि एसिड जो है वो एक ऑक्साइड आयन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये तीनों की बात आ गई आर्हेनियस कि एसिड और बेस रिएक्शन होकर साल्ट बनाए, रिएक्ट विद बेस वो एसिड है, फिर गिव अप केटाइन और टेक अप एनाइन। ये तीनों चीजें कौन सी हो सकती हैं जनाब, यूसानोविच कंसेप्ट में एसिड है। और बेसिस क्या है, स्पीशीज न्यूट्रलाइज विद एसिड यानी कि रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, गिव अप एनाइन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और टेक अप द केटायन या केटायन दे रहा है, वो क्या है जी, बेसिस है। तो ये बाय डेफिनेशन भी किस कॉन्सेप्ट का मुतल्लिका है ये पूछी जा सकती। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एसिड है कि बाइकार्बोनेट आयन जब बनता है, ये देखें, तो ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये ओ एच आयन को जो है वो गेन कर रहा है, नेगेटिव आयन जो है वो उसको टेक अप कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये भी डेफिनेशन में मौजूद है, विच टेक अप एन आयन एंड गिव अप कैटाइन, वो एसिड्स होंगे। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, और जो बेस है वो क्या कर रहा है जी, इसको साथ मिल रहा है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जनाब ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सुन ले, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसको शैब कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सर हमने, हाँ जी, सर ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। किसको, सर इसकी समझ नहीं आई कि a substance that react with bases to form salts give up cations, लेकिन इस बात की समझ नहीं आई takes up anions। मैं आपको बताता हूँ, चलें दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे चीजें हैं जी, तीन तीन चीजों को सेपरेटली उसने कहा हुआ है, यानी कि तीनों को यकजा किया है। एसिड वो भी हो सकता है जो कि बेस के साथ रिएक्ट करे, नंबर 1। एसिड वो भी हो सकता है विच गिव अप केटाइन, जो कि केटाइन प्रोड्यूस करे, किसी को केटाइन दे। अब एसिड वो भी होता है जो कि एनायन के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, जैसा कि अब ये मैं आगे एग्जांपल्स जो देता हूँ उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज के हो सकते हैं ना, अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस वगैरह मौजूद हैं तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, तब वो एसिड है। पीछे हमने बात की है विच कैन गिव अप द प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, एक केटाइन है, वो भी एसिड्स होती हैं। तो ऑक्साइड आयन की जैसे लेक्स फ्लड में है, ऑक्साइड आयन क्या है, एक एनाइन है। द सब्सटेंस विच कैन टेक अप या रिएक्ट विद एनाइन, वो भी क्या है, एक एसिड है। तो तीनों डेफिनेशंस को मिला के, यानी कि मिला के तो नहीं, एक जनरल कॉन्सेप्ट बना दिया, जनरलाइज्ड। तो जिस हवाले से हर वो एसिड, मिसाल के तौर पे एच आयन, एच पॉजिटिव क्या है, एसिड के तौर पर एक्ट करता है, तो वो ओ एच के साथ रिएक्ट करता है ना, ओ एच के साथ कंबाइन हो जाता है, इसलिए वो क्या है, एसिड है, क्योंकि इट रिएक्ट विद ओ एच आयन, या इट टेक अप द एनाइन। ठीक है ना, जिसे सोडियम आयन है वो भी एज एसिड एक्ट कर सकता है, वो ओ एच आयन को अपने साथ मिला सकता है, तो मिलेगा क्या, बेस बन जाएगा, ओ एच एज अ बेस एक्ट होगा और सोडियम आयन एज अ एसिड एक्ट करेगा। इसी तरह कार्बोनेट आयन नीचे जो दिया हुआ है ये देखिएगा, HCl में एसिड क्यों है, ये बेस के साथ एक्ट कर रहा है। HCl इसलिए भी एसिड है कि ये जो है वो हाइड्रोजन इससे इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, गिव अप द केटाइन, H पॉजिटिव दे रहा है इसको। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें NH3 बन रहा है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो कर रहा है, जो क्लोराइड आयन को आयनाइज करवा रहा है, हाइड्रोजन आयन इससे निकल रहा है, इसलिए भी ये जो है गिव अप कर रहा है एक केटाइन को, इसलिए ये एसिड है। यहाँ पे सल्फेट आयन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर SO4 बन रहा है, ये जो है यहाँ से एक ऑक्साइड आयन जो कि एक एनायन है उसको अपने साथ मिला रहा है, इसलिए ये एसिड है। तो एसिड कैन टेक अप द नेगेटिव या आयन या एनाइन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके,
अच्छा, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपने फोकस करना है दो चीजों को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड्स कौन से हैं जो कि कैटायन है। एसिड कौन से हैं? कैटायंस हैं। सेंटर मेटल आयंस जो आमतौर पर एज एसिड कैच करते हैं। तो यूसानोविच कॉन्सेप्ट ने हमने क्या कहा है कि जो कैटायन होंगे वो भी एसिड होंगे। क्यों? वो एनायन के साथ मिल सकते हैं, वो खुद पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब कौन से कैटायन जो हैं वो हार्ड होंगे, एसिड होंगे? कौन? अब याद रखिए, हार्ड और सॉफ्ट का तलक उसकी स्ट्रेंथ के साथ नहीं है। इसको कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में। ये सेंट्रल एटम की पोलराइजेबिलिटी की बुनियाद पर है, सेंट्रल एटम के साइज की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया। ये ना समझिएगा कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं है, ये सिर्फ हार्ड और सॉफ्ट है, स्ट्रेंथ की इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, वो एसिड जिसमें कैटायंस जो हैं स्मॉलर साइज के होंगे और लाइटर एलिमेंट के होंगे, वो क्या होंगे? हार्ड एसिड्स होंगे। हाई चार्ज जिन पे होगा वो भी हार्ड एसिड होंगे, और जो इजीली पोलराइजेबल नहीं होंगे वो भी हार्ड है। अगर आप इस नीचे वाले पॉइंट को याद रख लेना, तो आप याद रखें जो इजीली पोलराइजेबल नहीं होंगे वो लार्ज साइज के होंगे, सॉरी स्मॉलर साइज के होंगे, और उन पर चार्ज भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि चार्ज ज्यादा हो और स्मॉल साइज हो तो वो पोलराइजेबल नहीं होता। पोलराइजेबल वो आयन होता है जिसका साइज ज्यादा हो। तो दे आर नॉट इजीली पोलराइजेबल। ये क्या है जी? हार्ड एसिड्स हैं। और सॉफ्ट एसिड्स कौन से हैं? जो कि लार्ज साइज होगा जिनमें कैटायन का, और वो पोलराइजेबल होंगे। ठीक है जी। ये हार्ड एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं इसमें। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयन जो है वो हार्ड एसिड्स हैं। और जो है वो डी ट्रांजिशन सीरीज में जो है वो जो स्मॉलर छोटे एटॉमिक नंबर वाले टाइटेनियम पॉजिटिव, सो क्रोमियम, पहली सीरीज जो है वो कह लें, वो भी हार्ड एसिड्स में आएंगे। लेकिन सॉफ्ट कौन से हैं? कैटायंस ऑफ लार्ज साइज, इजीली पोलराइजेबल, जिसके आसानी से, और पोलराइजेबल आसानी से वो होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो या एटॉमिक साइज बड़ा हो। आयन विद लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जाहिर है जिसका साइज बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी ज्यादा होंगे, वो क्या है जी? हार्ड सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो एसिड्स के मतलब आपने जब कैटायंस की बात करनी है या सिंपल आयंस की बात करनी है, एटम्स की बात करनी है, तो इसका आपने एक लिस्ट बना के आपने कुछ इनकी एग्जांपल्स भी याद रख लेनी है। ये इनकी एग्जांपल्स है। सेकंड और थर्ड रॉ के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं लार्ज साइज के हैं, वो ज्यादा पोलराइजेबल हैं, इसलिए वो क्या है जी? सॉफ्ट एसिड्स हैं। और जो छोटे साइज के कैटायंस हैं वो हैं जी हार्ड एसिड्स। बॉर्डर लाइन जो है वो बाज़ औक़ात जैसे उसमें हमने उसमें हमने लीवस एसिड बेस, सॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस में हमने जो है वो एम्फोटेरिक पढ़े, जो कि एसिड के तौर पे भी काम कर सकते हैं बेस को। यहाँ पे बॉर्डर लाइन एसिड्स हैं कि वो बाज़ औक़ात बेस में भी लाई कर जाते हैं। फेरस आयन, कोबाल्ट आयन, निकल आयंस, ये जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं। तो ये जो है सारे के सारे प्योर सॉफ्ट और हार्ड एसिड्स की एक लिस्ट मौजूद है। अच्छा, ये इसकी समराइज कर दी है। अच्छा, हार्ड और बेस क्या होंगे? अब बेस पहले तो हमने डिसाइड कर लिया, जो एनायंस है ना जी, वो बेस है। एनायंस बेस हो सकते हैं, या वो न्यूट्रल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं वो बेस हो सकते हैं। अब वो कौन से हैं? हार्ड एसिड और हार्ड बेस कौन से हैं? हार्ड बेसिस आर लिगेंड्स आर दोज हार्ड कौन से? जिसमें डोनर एटम हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का हो, लो पोलराइजेबिलिटी। अब देखो हार्ड है ना, जो ये याद रख ले, जो हार्ड है वो स्मॉल साइज का और लो पोलराइजेबिलिटी। अब डोनर एटम की बात करें तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी हाई होगी, तो इसका जिनका चार्ज साइज स्मॉल होता है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है। तो हार्ड के लिए आपने साइज को छोटा याद रखना है, और सॉफ्ट के लिए साइज बड़ा है। चाहे एसिड हो तो वो कैटायन का साइज है, अगर बेस हो तो वो एनायन या लिगेंड या डोनर एटम का साइज। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे आप। तो ये सारे के सारे हार्ड एसिड्स बेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिन पे आ जाए जो वो हार्ड एसिड्स हैं, हार्ड बेसिस हैं। और सॉफ्ट जो है वो जिनमें लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हो, चार्ज क्या कहते हैं, साइज ज्यादा हो। तो साइज ज्यादा होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी उनकी ज्यादा होगी। जिनमें ये आ जाएंगे सेंट्रल में, वो क्या होंगे जनाब? सॉफ्ट बेसिस है। ये बेसिस की एक लिस्ट है। अच्छा, अब
इसको पियर्सन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखते हैं, इसको पियर्सन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, सॉफ्ट हार्ड एंड एसिड बेस कॉन्सेप्ट को। तो हार्ड एसिड जो है वो फॉलोइंग प्रेफरेंस है फॉर बॉन्डिंग विद द डोनर एटम, के सबसे ज्यादा हार्ड जो एसिड्स हैं उसमें फ्लोराइड सबसे ज्यादा तेजी से डोनेट करता एक्सेप्ट करता है किसी डोनर एटम को। ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो इसमें भी आप देख लें साइज का डिफरेंस है, जितना साइज ज्यादा होगा उसकी अफिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इसमें भी सॉफ्ट एसिड्स विल शो द अपोजिट ट्रेंड, अगर सॉफ्ट एसिड्स होंगे तो इनकी तरफ ये ट्रेंड होगा उनका। अपोजिट ट्रेंड द फॉलोइंग आर द प्रेफरेंस ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द डोनर एटम। अब अगर वो एसिड है ना जी, तो इनसे सबसे कम चांस है कि वो इससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इससे ज्यादा तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो किसमें इससे करें। तो ये इसको जरा आपने स्टडी कर लेना, इसके की पॉइंट्स बना लें। अच्छा, वाई सॉफ्ट हार्ड, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन जो है वो प्रेफरेबल है। अच्छा, हार्ड हार्ड इसलिए है कि हार्ड की हम बात करें तो हार्ड एसिड कौन है? ऐसा कैटायन जिसका साइज छोटा हो, और जिसका साइज स्मॉल होता है वो क्या होता है जनाब? वो अल्कली मेटल्स हैं। और दूसरी तरफ वो उनसे कंबाइन होना पसंद होता है करता है जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो, वो क्या है जी? हार्ड बेसिस है। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस जो है वो उनके दरमियान बॉन्ड जो है वो इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए उससे बनने वाला कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो स्टेबल होगा। इसलिए सॉफ्ट हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। क्योंकि अब एक और भी बात याद रख लें, हार्ड एसिड और हार्ड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ज्यादातर उसमें आयनिक करेक्टर होता है। क्यों? कि छोटे साइज का कैटायन है और छोटे साइज का एनायन है। तो आपको पता है कि जितना भी स्मॉल साइज होगा कैटायन का, उसमें जो आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत ज्यादा होती है। जैसे सोडियम आयन एक सॉफ्ट हार्ड एसिड है, और दूसरे फ्लोराइड आयन या क्लोराइड आयन एक हार्ड बेस है। तो उनके दरमियान बॉन्ड मजबूत है, स्टेबल कंपाउंड बनेगा, इसलिए सॉफ्ट हार्ड एसिड जो है वो हार्ड बेस के साथ अटैच होना पसंद करेगा। जबकि सॉफ्ट जो है एक वो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, एसिड हो या बेस हो। तो जब पोलराइजेबल ज्यादा होंगे तो उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाना पसंद करते हैं। तो दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए हार्ड हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन प्रेफरेबल होगा। एप्लीकेशन क्या है जी? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को आप इससे जो है वो कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें हार्ड और सॉफ्ट एसिड और बेस आपस में मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसमें सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। जैसे कि सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड के साथ इसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन आयोडाइड के साथ इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो स्टेबिलिटी इससे डिटरमिन की जा सकती है इस कॉन्सेप्ट से। कोर्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म डिफाइन किया जा सकता है कि अगर हार्ड और सॉफ्ट आपस में मिल रहे हैं तो हार्ड हार्ड एक बन रहा है, और दूसरी तरफ कहता है कि आप लिथियम आयोडाइड है और फ्लोराइड के साथ अगर इसका रिएक्शन आप करवाते हैं तो रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होगा। अच्छा, यहाँ पे सीजियम फ्लोराइड लिखता तो फिर वो बेहतर था कि जब आपस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो वो प्रेफर करेगा सॉफ्ट एसिड जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ मिलना पसंद करेगा, यानी कि ऐसे पेयरिंग हो जाएगी तो हार्ड हार्ड आपस में मिल जाएंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट आपस में। अब ये जो लिथियम है एक हार्ड एसिड है, और आयोडीन जो है वो एक सॉफ्ट बेस है। जब वो फ्लोराइड के साथ मिलेंगे तो लिथियम फौरन फ्लोराइड के साथ मिल जाएगा, लिथियम फ्लोराइड, और आयोडाइड आयन अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पे सीजियम मौजूद हो तो वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह कोर्स ऑफ रिएक्शन के किस तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है कि एंड रिजल्ट ये होना चाहिए, एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए कि हार्ड हार्ड से मिल जाए और सॉफ्ट सॉफ्ट से मिल जाए। सिम्बियोसिस क्या है जी? सॉफ्ट लिगेंड्स जो है वो टेंडेंसी टू कंबाइन विद सेंटर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद द सॉफ्ट लिगेंड्स, इसको कहते हैं सिम्बियोसिस। के पहले से अगर सॉफ्ट लिगेंड मौजूद है तो नया आने वाला सॉफ्ट भी उसके साथ ही ऐड होना पसंद करेगा। जैसा कि ये देखें जी, BF3 है तो फ्लोराइड आयन जो है वो उसके साथ मिल गया, तो
फ्लोराइड एंड फिर पहले से भी अगर हार्ड है तो नया हार्ड बेस भी उसके साथ आके अटैच हो सकता है, जबकि इसमें भी हार्ड ऐड है तो ये आसानी से ऐड हो सकते हैं एक दूसरे में। लेकिन आगे जो एग्जांपल दी हुई है इसको कहते हैं सिम्बियोसिस, एक जैसे जो है वो आपस में अटैच हो सकते हैं। अब ये देखें BI3 फ्लोराइड और BF3 हाइड्राइड। हाइड्राइड आपको पता हार्ड एसिड्स में आता है, हाइड्राइड किसमें आता है, हार्ड एसिड, तो हार्ड बेस में आता है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये फौरन किसके साथ चला जाएगा, जहां पहले से हाइड्राइड आयन मौजूद है, तो ये BH4 नेगेटिव बन जाएगा। और BF3 जिसमें पहले से एक सॉरी उलट हो गया, ये सॉफ्ट है, हाइड्राइड आयन सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस है, तो हाइड्राइड आयन पहले जाएगा जहां पहले से सॉफ्ट मौजूद है बी के साथ, BH4 बन जाएगा। और फ्लोराइड हार्ड है, तो ये पहले से जहाँ पे हार्ड मौजूद है उसके साथ चला जाएगा, तो ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी। तो हार्ड जो है वो पहले से मौजूद जहाँ हार्ड है उनके साथ जाएंगे, सॉफ्ट वहाँ जाएंगे पहले से सॉफ्ट मौजूद है। 1 मिनट रह गया, इसको हम फाइनल करते हैं सॉफ्ट हार्ड एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट को, फिर आगे चलेंगे। कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस में भी आया था, कि जहाँ पे एक से ज्यादा डोनर एटम मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए SCN है, तो SCN में सल्फर भी डोनर एटम हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कैसी सूरत हाल होगी कि एन एम्बीडेंटेट लिगेंड इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड व्हिच आर कोऑर्डिनेट टू द मेटल आयन थ्रू द मोर देन वन एटम। एक से ज्यादा एटम्स यानी कि डोनर साइड्स वहां पे होती हैं, जैसा कि ये है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में एसिड के टाइम जो है, जैसा कि कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक कोऑर्डिनेट होंगे वो नाइट्रोजन के साथ होंगे। अब इसमें भी आपने ख्याल रखना है किस बात का, कि नाइट्रोजन क्या है, एक हार्ड बेस है, स्मॉल आयन है। तो हार्ड बेस जो है, अगर नाइट्रोजन अगर वो ये होंगे हार्ड एसिड्स होंगे तो उसके साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। अगर सॉफ्ट एसिड्स हैं, बड़े साइज के कैटायंस हैं, तो उसके साथ वो सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। ये देखें आगे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। इसके फौरन बाद आप जी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आप आगे लेके चलेंगे हम इस बात को। जैसे खत्म होगी तो मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अब क्लासिफिकेशन है एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज अ सॉफ्ट एंड हार्ड, ये हम पहले भी कर चुके हैं, वही एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन क्या है जी, तो इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि इसकी बुनियाद पर हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस कॉम्बिनेशन है और सॉफ्ट एसिड है, तो कॉम्बिनेशन